हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जो टॉपिक है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। हाफ पार्ट आज डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पीसीएस में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अगर आप ये लेक्चर लास्ट तक देखते हैं तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो क्वेश्चन अगर वर्ल्ड वॉर वन से आते हैं आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर वन। 5 टॉपिक्स की मैंने आपको जो है प्रॉमिस किया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको ये जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक लेक्चर को देखना है एंड कोई डाउट है तो आपको मैसेज करना है। जून 1914, जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया इसकी कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का फोटो आपके सामने है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस, इनका नाम है फर्डिनेंड आर्चड्यूक। फर्डिनेंड आर्चड्यूक बोस्निया की कैपिटल साराजेवो में घूमने जाते हैं। इनकी वाइफ सोफी इनके साथ हैं। जब ये घूम रहे हैं स्टूडेंट तो इस टाइम पर बोस्नियन सर्ब एक बंदा है, इसका नाम है गैव्रिलो प्रिंसिप। गैव्रिलो प्रिंसिप इनको गोली मार देता है। इनकी जो वाइफ है सोफी ये भी मारी जाती हैं। ये जो मर्डर था पूरे यूरोप को हिलाकर रख देता है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इस मर्डर के लिए सर्बिया को रिस्पॉन्सिबल माना एंड सर्बिया के सामने कुछ डिमांड्स रखी। सर्बिया ने ज्यादातर डिमांड्स को मान लिया बट एक डिमांड थी जो सर्बिया ने रिफ्यूज कर दी, नहीं मानी। ये डिमांड थी स्टूडेंट कि ऑस्ट्रियन इन्वेस्टिगेटर्स सर्बिया में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर सर्बिया डिमांड मान लेता है देन उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो सर्बिया डिमांड नहीं मानता है। अब समझने का ट्राई करिए, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया ये जो भी कम्युनिकेशन हुआ ऑस्ट्रिया ने इसको आगे भेज दिया जर्मनी के पास। जर्मनी अभी जर्मनी को रूल कर रहा है किंग जिसका नाम है विलियम टू, इसको विल्हेम भी बोलते हैं, विल्हेम टू। एंड डायनेस्टी का नाम है होहेनजोलर। होहेनजोलर डायनेस्टी का किंग है विलियम टू। तो विलियम टू के पास ये डिमांड जाती हैं तो पूरा कम्युनिकेशन जाता है एंड विलियम टू ने रिप्लाई किया ऑस्ट्रिया को एंड ऑस्ट्रिया से बोला कि देखिए आपकी ज्यादातर डिमांड मान ली गई है तो आपको पैसिफाई हो जाना चाहिए। बट लास्ट में एक लाइन लिखी गई एंड लाइन ये थी कि उसके बाद भी अगर आप कोई एक्शन लेंगे देन वी विल सपोर्ट यू। इसको कहते हैं जर्मनी ने ब्लैंक चेक प्रोवाइड कर दिया ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को जरूरत है जर्मनी की और उसको ये पता है कि अगर सर्बिया पर अटैक होगा देन मे बी रशिया आ सकता है और अगर रशिया आया तो जर्मनी उसको रोक सकता है और दैट्स व्हाई ऑस्ट्रिया को जर्मनी की जरूरत है। और ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से ब्लैंक चेक ले लिया और उसके बाद ऑस्ट्रिया एम्बोल्डन हो गया और उसने अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब सर्बिया के ऊपर अटैक हुआ तो रशिया का जो किंग है इस टाइम पर, रशिया में भी किंग रूल करता है। डायनेस्टी कौन सी है? रोमनोव। तो रोमनोव डायनेस्टी का किंग है, इसका नाम है निकोलस टू। निकोलस टू ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया पार्शियल मोबिलाइजेशन। अब यहाँ पर जो रशियन आर्मी है वो पूरी तैयारी करके जो है बैठ जाती है। तो उससे पूछा गया कि भैया हमने तो ऑर्डर दिया था पार्शियल मोबिलाइजेशन। तो रशियन आर्मी का आंसर था कि हमारे पास ऐसी कोई डॉक्ट्राइन नहीं है। जब रशियन आर्मी का मोबिलाइजेशन स्टार्ट होता है तो जर्मन जो यहाँ पर कमांडर्स हैं जर्मन आर्मी के, वो थोड़ा सा कहते हैं ना रेस्टिव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा अनइजी हो जाते हैं और वो बार बार ही डिमांड कर रहे हैं अपने किंग से कि हमें ऑर्डर दीजिए कि हमें फ्रांस पर अटैक करना है। तो आप कहेंगे सर मोबिलाइजेशन का ऑर्डर तो रशिया ने दिया था एंड अटैक जो है फ्रांस पर क्यों करना है। तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अभी तक ये क्लियर हो रहा है तो समझिए, वन बाय वन समझते हैं। ऐसा क्या इशू था कि ऑस्ट्रिया सर्बिया को क्रश करना चाह रहा है और ऐसा क्या इशू था कि एक बोस्नियन सर्ब बंदा गैव्रिलो जो ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ये आर्चड्यूक फर्डिनेंड को गोली मारता है। ओके स्टूडेंट, या फर्डिनेंड आर्चड्यूक को गोली मारता है। चलिए समझने का ट्राई करते हैं। यस, तो फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा पैन स्लाविज्म। पैन स्लाविज्म सर्बिया यूरोप में एक मूवमेंट चला रहा है। इस मूवमेंट का नाम है पैन स्लाविज्म। सर्बिया का एक ड्रीम है यूरोप में इतनी यूरोप की जो टेरिटरी है जहां पर सर्ब पॉपुलेशन रहती है, सर्ब एंड स्लाव पॉपुलेशन रहती है, वो सारी टेरिटरीज सर्बिया के पास होनी चाहिए। एंड सर्बिया का ड्रीम है
एक ब्रॉडर सर्बियन नेशन बनाना, स्लाव नेशन बनाना, और इस नेशन का नाम उसने सोचा हुआ है, ड्रीम को सोचा हुआ है, और उसने नाम सोचा हुआ है यूगोस्लाविया। आपने नाम सुना होगा यूगोस्लाविया। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स में क्या आएगा, स्लाव, और इधर आप देखेंगे पैन स्लाविज्म, मतलब जितने भी सर्ब एंड स्लाव एरियाज हैं जहां पर सर्ब एंड स्लाव रहते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। अब यहां पर आप देखते हैं कि जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है जिसके प्रिंस को अभी मारा गया है, तो ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ इश्यू ये है, ऑस्ट्रियन एम्पायर डिफरेंट नेशनैलिटी से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल उसमें क्रोट रहते हैं, उसमें चेक रहते हैं, उसमें सर्ब रहते हैं, जर्मन्स रहते हैं, पोल रहते हैं। तो अगर सर्बिया का ड्रीम पूरा हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बिकॉज अगर एक बार ऐसी टेरिटरी ऑस्ट्रिया से अलग हो जाती है जहां पर सर्ब रहते हैं और वो सर्बिया के पास चली जाती है, देन चेक डिमांड करेंगे हमें अपना अलग से स्टेट चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट पोल बोलेंगे कि हमें पोलैंड चाहिए, जर्मन्स बोलेंगे हमें जर्मनी के साथ जाना है, तो पूरा ऑस्ट्रिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है कि ऑस्ट्रिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, और उसको ये डर है कि सर्बिया का ये जो मूवमेंट है पैन स्लाविज्म, अगर इसको सक्सेस मिलती है तो उसके बाद तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया को क्लियर था कि एक अच्छा चांस मिला हुआ है और सर्बिया का जो एक थ्रेट है इसको ऑलवेज सदा के लिए खत्म कर देते हैं और सर्बिया को क्रश कर देते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट इसके लिए जरूरत थी जर्मनी की, जर्मनी ने भी ब्लैंक चेक दे दिया, एंड उसके बाद ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर, और यहां से स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, पर थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा, थोड़ा डीप में चलते हैं, उसको समझने का ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें एक पावर और है जो उसमें अपना रोल प्ले कर रही है, एंड ये है रशिया। इस मैप को देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है ऑस्ट्रियन मैप। इस ऑस्ट्रियन मैप को अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहते हैं, क्लियर, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। तो अगर ये वाला जो एरिया है जहां पर सर्ब रहते हैं, क्रोट रहते हैं, ये एरिया अलग हो जाएगा सर्ब वाला, और ये सर्बिया के पास चला गया, तो फिर अभी हमने जो डिस्कस किया, जर्मन बोलेंगे जर्मनी के पास जाना है, स्लोवाक बोलेंगे हमें अलग होना है, पोल्स बोलेंगे पोलैंड में जाना है। तो स्टेप से आप देखेंगे स्टूडेंट पूरा ऑस्ट्रिया डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इशू समझते हैं। अब यहां पर जो इशू है, थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इधर एक पावर है, इसका नाम है रशिया। रशिया ये चाहता है कि उसकी पावर ब्लैक सी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ब्लैक सी। तो रशिया अपनी पावर को ब्लैक सी में बढ़ाना चाहता है। अब उसके सामने एक रोड़ा है, और रोड़ा है ऑटोमन एम्पायर। ये आप देख रहे हैं ऑटोमन एम्पायर, एंड स्टूडेंट दिस इज कॉन्स्टेंटिनोपल, प्रेजेंट में आप इसको बोलते हैं इस्तांबुल। एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि 1453 ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल बेजेंटाइन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल होती थी। 1453 में जब ऑटोमन्स ने एरिया जीता, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमन्स अब रुकने वाले नहीं है, तो ऑटोमन्स आगे बढ़ते हैं और उन्होंने ये ईस्टर्न यूरोप जीतना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे 1453 के बाद ये जो ईस्टर्न यूरोप के जो टेरिटरीज हैं, इसमें ग्रीस भी है, इसमें अल्बेनिया है, सर्बिया का कुछ पार्ट है, बल्गेरिया है, एंड बोस्निया है। तो आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज ऑटोमन्स के कंट्रोल में हैं। तो अब इश्यू ये था कि यहाँ पर पॉपुलेशन तो क्रिश्चियन है, बट जो रूल है वो इस्लामिक था। जैसे जैसे अवेकनिंग आ रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो वहां पर आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इस एरिया में भी अवेकनिंग आ रही है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो ये कंट्रीज हैं, इनके जो लोग हैं, पीपल हैं, उन्होंने ये डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हम ऑटोमन्स की जो अथॉरिटी है वो नहीं मानते, और बहुत सारे एरियाज में रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ग्रीस को आज़ादी मिली 1829 के आसपास, ग्रीस जो है आज़ाद हो जाता है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल था जो प्ले कर रहा था रशिया। ठीक है, समझने का ट्राई करिए। देन स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है, इसी एरिया को लेकर, ऑटोमन से पंगे को लेकर एक वॉर होती है, क्रीमियन वॉर। मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। क्रीमियन वॉर ये होती है 1853 से लेकर 56 तक। उसके बाद रशिया के ऊपर बिकॉज इस वॉर में रशिया हार गया था, बिकॉज ऑटोमन्स जो है वो सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, फ्रांस एंड सार्डिनिया। सार्डिनिया जो बाद में क्या बनेगा, इटली। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है क्या हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस, सार्डिनिया मिलकर रशिया को हरा दिया था, और रशिया के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, और रशिया जो है किसी भी कीमत पर ब्लैक सी में अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहा है। तो सामने रोड़ा था ऑटोमन्स, जो प्रेजेंट में क्या है, टर्की। देन
इसके बाद जो है एक इश्यू आया, इश्यू ये था कि ऑटोमन्स इस एरिया में, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में रिवॉल्ट हुआ, जैसे ये देखते हैं मॉन्टीनेग्रो, तो यहाँ पर एक रिवॉल्ट हो गया, या हर्जेगोविना एक रिवॉल्ट हो गया, तो वहां पर ऑटोमन जो है क्या करेंगे, अपनी आर्मी को भेज देते थे, और ये आर्मी जाती थी और एट्रोसिटी करती थी, जिनोसाइड होता था। तो इसी टाइप से एक इश्यू स्टार्ट हुआ बोस्निया हर्जेगोविना में। ये इश्यू स्टार्ट होता है 1875 में, रिवॉल्ट हो जाता है, रिवॉल्ट हो जाता है ऑटोमन्स के अगेंस्ट। ऑटोमन्स ने आर्मी को भेजा, बट ये अब रिवॉल्ट रुकने वाला नहीं था, ये बल्गेरिया तक पहुंच गया, बल्गेरिया में बहुत बड़े एरिया में रिवॉल्ट हो गया। तो ऑटोमन्स ने एक नया तरीका निकाला। तरीका ये था स्टूडेंट कि ऑटोमन्स ने एक, आप कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी को भेजा, इनको बोलते हैं बैशी बजूक, ओके, बैशी बजूक। ये लोग जो थे, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है ये ऑटोमन्स की, ये आप कह सकते हैं स्टूडेंट मिलिशियाज हैं, ठीक है, और ये मर्सनरी भी आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इनको भेजा गया। इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करी, लोगों को मारना स्टार्ट किया। बल्गेरिया में बताते हैं 30,000, 30,000 लोगों को मारा गया। अच्छा, ये जो अब एट्रोसिटी हो रही है, तो यहाँ पर ये सारी जो है ना रिपोर्टिंग होने लगी, और ये रिपोर्टिंग किसने करी, अमेरिकन रिपोर्टर्स ने। अमेरिकन रिपोर्टर्स ने जब ये रिपोर्टिंग करी, तो जो ब्रिटेन है एंड रशिया है, वहां पर जो पब्लिक का मूड है वो ऑटोमन्स के अगेंस्ट हो गया। ब्रिटेन का रूल ये था कि ब्रिटेन रशिया को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होने देना चाहता, और इस टाइम पर स्टूडेंट ये जो है ना, इसको कहते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन या क्वेश्चन ऑफ बाल्कन्स। ईस्टर्न क्वेश्चन जो था, इसको लेकर ही कहा जाता है कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो सोते हुए उठ जाते थे, मतलब रात में सो रहे हैं एकदम से उठते थे और कहते थे कि बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ हो गया। उनको रशिया को पावरफुल नहीं होने देना था एंड ऑटोमन्स को बहुत ज्यादा वीक नहीं होने देना था। बट उनके सामने इशू क्या था कि अगर ऑटोमन्स, जहां पर इस्लामिक रूल है, और अगर वो एट्रोसिटी करते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो ब्रिटेन की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो लीडर से पूछेगी, अपने लीडर से बताइए भाई आप क्या कर रहे हैं, और रशिया इसका फायदा उठाता है। तो इस टाइम पर जब ये रिवोल्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो रशिया ने इसका फायदा उठाया। रशिया ने ब्रिटेन से बात करी और ब्रिटेन ने बोला ठीक है आप ऑटोमन्स को रोक सकते हैं। रशिया ने अटैक कर दिया ऑटोमन्स के ऊपर। यहां पर लड़ाई होती है, इसको कहते हैं स्टूडेंट रूसो ऑटोमन वॉर, रूसो ऑटोमन वॉर। एंड ये वॉर होती है 1877-78। इसमें रशिया डिफीट कर देता है ऑटोमन्स को, एंड ऑटोमन्स को डिफीट करने के बाद रशिया ऑटोमन्स के ऊपर एक ट्रीटी इंपोज करता है। इस ट्रीटी का नाम है सैन स्टीफानो की ट्रीटी, ओके, इधर मैं लिख देता हूं इसको, सैन SAN स्टीफानो की ट्रीटी। कॉन्स्टेंटिनोपल के पास एक प्लेस है, इस विलेज है जिसका नाम सैन स्टीफानो था। तो यहाँ पर सैन स्टीफानो की ट्रीटी साइन होती है 1878 में। इस ट्रीटी के अंडर में रशिया एक ब्रॉडर बल्गेरियन नेशन बनाना चाहता है, ब्रॉडर बल्गेरिया, जिससे ब्लैक सी तक वो आसानी से पहुंच जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। बट जैसे ही ट्रीटी साइन होती है, तो जो अदर यूरोपियन पावर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, ब्रिटेन है, फ्रांस, इवन फ्रांस, ये थोड़ा सा जो है रेस्ट्रिक्ट फील करते हैं, और इन्होंने बोला कि भाई हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि भाई एक मीटिंग करते हैं और उसमें डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। तो इसके बाद स्टूडेंट फिर से एक ट्रीटी होगी, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ बर्लिन, ठीक है, सेम एक मंथ के बाद 1878 में ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ बर्लिन। तो बर्लिन में कॉन्फ्रेंस होती है, एंड इस कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड किया बिस्मार्क ने, ओके। इस कॉन्फ्रेंस को कौन प्रेसाइड कर रहा है, बिस्मार्क, एंड बिस्मार्क है जर्मनी का चांसलर। ये वो बंदा है जिसके अंडर में प्रशा एक किंगडम होता था पहले जर्मनी वाले एरिया में। तो प्रशा ने, जैसे आप कहेंगे इंडिया है, तो इंडिया में मुगल डायनेस्टी है, बंगाल अलग है, अवध अलग है, इस टाइप से। तो यहाँ पर जर्मनी जिसको आप कहते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी यहाँ पर पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी। हाँ, कल्चरली एंड इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सेम था, लैंग्वेज सेम थी, बट अलग अलग किंगडम में जर्मन बसे डिवाइडेड थे। तो इनको एक साथ लाने का जो काम किया था वो प्रशा ने किया था, PRUSSIA, और प्रशा का चांसलर था बिस्मार्क। जब ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में, तो आप देखेंगे पूरे जर्मन किंगडम जो थे वो किसके अंडर में आ जाते हैं, प्रशा, एंड प्रशा का किंग पूरे जर्मनी का किंग बन जाता है, और ये किंग है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर विलियम II, ये आप याद रखना। तो इस टाइप से आप देखेंगे बिस्मार्क जो प्रशा का चांसलर मतलब प्राइम मिनिस्टर, किंग अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है। तो बिस्मार्क जो है इसको हेड बनाया गया है इस बर्लिन कॉन्फ्रेंस का। इस बर्लिन कॉन्फ्रेंस में बिस्मार्क क्या करता है, तो बिस्मार्क स्टूडेंट, इसका हम अलग से भी समझेंगे अभी इशू। बिस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर देता है, एंड इस ट्रीटी के अंडर में, जिसको ट्रीटी ऑफ बर्लिन कहते हैं, तो फिर से समझिए, पहले सैन स्टीफानो की ट्रीटी साइन हुई, अभी बर्लिन की ट्रीटी साइन होगी,
और इस ट्रीटी के अंडर में रशिया के जो बहुत ज्यादा गेन्स थे उनको रिवर्स किया गया, कुछ एरियाज ऑटोमन्स को वापस कर दिए गए। मैं टेरिटरीज के नेम बता सकता हूं बट अभी हमें डिस्कस करने की वो जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने हैं, कॉन्सेप्ट का फोकस करना है। तो यहाँ पर कुछ एरियाज ऑटोमन्स को वापस कर दिए गए एंड उसके बाद रशिया का जो ड्रीम था ग्रेटर बल्गेरिया बनाना उसको बोल दिया गया नो। और यहाँ पर एक इशू ये आया बोस्निया का। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आप देख रहे हैं बोस्निया स्टूडेंट, इसकी कैपिटल साराजेवो, जहां पर किसको मारा गया था, अभी हमने डिस्कस किया था ना, फर्डिनेंड आर्चड्यूक को मारा गया था। तो बोस्निया का इशू ये था कि बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंडर में बोस्निया को कर दिया। मतलब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अपनी गैरिसन्स बना सकता है बोस्निया में, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने ट्रूप्स को भेज सकता है, ये अलाउ कर दिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को 1878 अंडर द ट्रीटी ऑफ बर्लिन। अब इस बोस्निया में अबाउट 3 मिलियन सर्ब रहते हैं, 30 लाख सर्ब रहते हैं। और दैट्स वाई अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्बिया चाहता है कि भाई ये बोस्निया वाला एरिया किसके पास होना चाहिए। ये आप मैप देखिए, तो बोस्निया, दिस इज बोस्निया एंड दिस इज सर्बिया। तो सर्बिया ये चाहता है कि ये एरिया इसके पास होना चाहिए, बट ट्रीटी ऑफ बर्लिन 1878 ये बोस्निया किसको दे दिया गया, इनडायरेक्टली ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर अपने ट्रूप्स को यहां भेज सकता है। 1908 में ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया बोस्निया पर, डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। इस बात से सर्बिया बहुत ज्यादा नाराज था एंड बोस्निया में जो सर्ब रहते हैं वो नाराज थे। यहाँ पर फिर एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी सर्ब्स की बोस्निया में, जिसमें से एक है ब्लैक हैंड एंड ब्लैक हैंड का मेंबर था गैब्रिलो गोली मारता है फर्डिनेंड आर्चड्यूक को, वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको मे बी क्लियर हो गया होगा पैनस्लाविज्म, आपको ये समझ में आ रहा होगा रशिया का क्या रोल है, बिकॉज रशिया सर्बिया का बिग ब्रदर है और अगर आप सर्बिया को टच करेंगे तो फिर जो है रशिया को बीच में आना पड़ेगा। इसी टाइप से ऑस्ट्रिया ये मानता है कि भाई उसका फ्रेंड है जर्मनी और अगर आप ऑस्ट्रिया को टच करेंगे तो जर्मनी आएगा उसको बचाने के लिए। जर्मनी क्यों आएगा इसको अब समझना पड़ेगा, इसको समझिए स्टूडेंट्स। यस, तो इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको जर्मनी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये जो एरिया है प्रशा, इसको कहते हैं किंगडम ऑफ प्रशा और इसकी कैपिटल है बर्लिन। जो किंगडम ऑफ प्रशा है इसमें डायनेस्टी है होहेंजोलर जो रूल करती है। भाई देखो हर जगह किंग्स रूल कर रहे हैं। आज की डेट में आप कहते हैं ना ये ह्यूमनिज्म की बातें करते हैं यूरोपियंस, ये जो है यूरोपियंस बातें करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, बट ये मिडिवल पीरियड में तो नहीं चल रहा है। मिडिवल पीरियड में तो जितनी ज्यादा एट्रोसिटीज उन लोगों ने की है, जितनी ज्यादा ब्लड शेड इन्होंने किया है वो भी कहीं पर नहीं हुआ है। तो अब समझिए, तो यहाँ पर मिडिवल पीरियड में इवन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे यूरोपियन किंगडम्स हैं जहाँ पर किंग रूल करते हैं। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड आ रही थी और ये डिमांड आ रही थी कि जो किंग है उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट हो रहा था और धीरे धीरे ये जो किंगडम्स हैं जिसमें से आप देखेंगे बवेरिया ये एक किंगडम है, वुटेनबर्ग एक किंगडम है, उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट फ्रैंकफर्ट एक किंगडम है, एसन एक किंगडम है, हनोवर है। तो बहुत सारे किंगडम्स थे। थोड़ा सा इसको समझिए जर्मनी की यूनिफिकेशन, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देन इशू ये था कि इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इस एरिया में, इसको आप जर्मनी कहते हैं, मोर देन 300 स्टेट हैं, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द स्टेट क्या है प्रशा। अब यहां पर अटैक होता है नेपोलियन का। नेपोलियन जब इस एरिया को जीतता है जिसको आप जर्मनी कहते हैं, आप कहेंगे सर आप जर्मनी भी यूज कर रहे हैं किंगडम्स बोल रहे हैं, इस टाइप से समझना होगा। लाइक इंडिया, जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया है, उन्होंने हमें बोला इंडिया भारत, बट साथ में वो ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिया है, मतलब एक लैंड है जिसको हम इंडिया कह रहे हैं, ओके वही कहते थे। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो तो मद्रासी हैं, हैदराबादी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, तो दैट्स वाई इनको आजादी नहीं मिल सकती, तो वो इंडिया को कहते थे ज्योग्राफिकल इंडिया। इसी टाइप से आपको यह रखना है ज्योग्राफिकल जर्मनी। यहाँ पर जो लोग रहते हैं जर्मन लैंग्वेज तो बोल रहे हैं बट एक सेंट्रल यूनिट नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में नेपोलियन ने अटैक किया इस एरिया पर और नेपोलियन जब यहाँ पर गया तो उसने देखा कि 300 से ज्यादा किंगडम्स हैं। तो नेपोलियन इसको क्या करता है, इसमें इंटीग्रेट करता है इस एरिया को एंड 39 बना देता है। कितने बना देता है 39, और बाद में इसका नाम रखा गया राइन फेडरेशन।
राइन फेडरेशन। ओके, राइन फेडरेशन। अब कुछ हिस्टोरियंस ने इसको कन्फेडरेशन भी बोला है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है बिटवीन फेडरेशन कन्फेडरेशन देन प्लीज चेक, ठीक है, कुछ काम खुद भी करिए और गूगल करिए कि क्या डिफरेंस है फेडरेशन कन्फेडरेशन। तो यहाँ पर जो है 39 कॉन्फेडरेशन कह सकते हैं जो है बना दिया, सॉरी राइन कॉन्फेडरेशन बना दिया गया। कितने किंगडम्स हो गए 300 से कम करके 39। उसके बाद क्या होता है कि प्रशा जो है, प्रशा, ठीक है, प्रशा ये अपने अंडर में इन किंगडम्स को इंटीग्रेट करता है, इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इस यूनिफिकेशन में मेन रोल था सॉरी बिस्मार्क का। उस जब ये यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है तो बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था और इसका बहुत बड़ा रोल है जर्मनी के यूनिफिकेशन में। तो जब ये किंगडम सारे प्रशा के अंडर में आ जाते हैं तो प्रशा का जो किंग है पूरे जर्मनी का किंग बन जाता है। पॉइंट क्लियर है? एंड इसकी जो डायनेस्टी है होहेंजोलर्न डायनेस्टी है जो प्रशा को रूल करती थी, तो ये पूरे जर्मनी को रूल करने लगी। जब ये इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं या फिर यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था 1871 में जर्मनी का, तो उस टाइम पर जर्मनी ने डिफीट किया था फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को डिफीट किया था। इससे पहले ऑस्ट्रिया को भी डिफीट किया था, बट इसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, फ्रांस को समझिए। फ्रांस को डिफीट किया था और डिफीट करने के बाद ये जो दो एरियाज हैं अल्सास एंड लॉरेन, ये आप देख रहे हैं अल्सास एंड लॉरेन मैप में, इनको जीत लिया, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया, फ्रांस को ह्यूमिलेट किया। तो 1871 में जब फ्रांस हार गया, बहुत बुरी हार हुई थी फ्रांस की, तो फ्रांस में नेशनल डिमांड बन गई थी कि हमें अल्सास एंड लॉरेन वापस चाहिए। सेकंड, फ्रांस के लोग ये चाहते थे कि जर्मनी को डिफीट किया जाए और जर्मनी से बदला लिया जाए। अब जर्मनी जो है वो जो थोड़ा सा रेडी हो जाएगा, उसको पता है कि फ्रांस बदला लेगा जैसे ही वो पावरफुल होगा। तो बिस्मार्क क्या करता है 1871 में, आप देखेंगे जर्मनी को यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद बिस्मार्क यूरोप को डिवाइड कर देता है ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुपिंग जो है करता है, बहुत सारी ट्रीटी साइन करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये ट्रीटी साइन करता है। और ये जो ट्रीटीज हैं, तो इन ट्रीटीज की वजह से किसी को ये पता ही नहीं था कि अगर लड़ाई स्टार्ट होती है सामने वाला किस जो है किस ग्रुप में होगा। फॉर एग्जांपल बिस्मार्क जो है स्टूडेंट आप देखेंगे जब जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो वो 3 जो किंग्स हैं एम्परर्स को साथ में लेकर आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ड्री केजर बंड 3 एम्परर्स लीग, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1873। इसमें कौन कौन है, तो इसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, रशिया है एंड जर्मनी है। बट आपका तो बॉर्डर रशिया के साथ लग रहा है और रशिया आप पर ट्रस्ट नहीं करता है। सेकंड, अब आप देखेंगे ड्री-केजर बंड, ये 1873 में बना था, बट 1878 में आपने क्या किया, तो 1878 में जब बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई तो आपने रशिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर दिया। ये पॉइंट समझने का ट्राई करिए। जर्मनी का यूनिफिकेशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। जब जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो आपने किसको डिफीट किया, फ्रांस को। फ्रांस की 2 टेरिटरी अल्सास एंड लॉरेन आपने छीन ली। उसके बाद अब आपको लगता है कि फ्रांस बदला लेगा, तो ऐसा करते हैं ग्रुपिंग्स बनाते हैं, तो बिस्मार्क जो है ग्रुपिंग्स बनाने लगा। उसमें से उसका एक मेन वर्क था, इसको कहते हैं DREI केजर, इसका मतलब होता है किंग बंट, ड्री मतलब 3 एम्परर्स लीग। तो यहां पर आप देखेंगे किस किस को लेकर आए साथ में, तो आप यहां पर लेकर आए रशिया को, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को और साथ में जर्मनी। ओके, किसके अगेंस्ट, फ्रांस। बट ये बन रही है ऑर्गेनाइजेशन 1873 में एंड उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही बर्लिन की ट्रीटी हो रही है 1878 में। और इस ट्रीटी में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया को, और रशिया को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर रशिया कह रहा है कि भाई फिर उस लीग का क्या मतलब है जो हमने आपके साथ साइन किया, हम उसके मेंबर हैं। तो यहाँ से रशिया नाराज है, इसलिए रशिया फिर जो है दूसरे कुछ ऑप्शंस देखेगा और फ्रांस को डर है कि जर्मनी फिर से अटैक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, जर्मनी को यह भी पता है कि भाई अब हम जो है ना तो रशिया पर ट्रस्ट कर सकते हैं ना फ्रांस पर कर सकते हैं। हाँ, ट्रीटी साइन कर रहे हैं और सबका अपना नेशनल इंटरेस्ट है। अगर रशिया ने ट्रीटी साइन कर ली दैट मीन्स ये नहीं है कि रशिया ऑलवेज सपोर्ट करेगा जर्मनी को, इस टाइप से आप याद रखना। तो स्टूडेंट जब ये फ्रांस को डिफीट करते हैं 1871 में, तो जर्मनी को डर था कि अब जो नेक्स्ट वॉर होगी वो 2 फ्रंट वॉर होगी, एक तरफ से रशिया से लड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ फ्रांस से लड़ना पड़ेगा। देन इनका एक कमांडर था स्लीफन, इसने एक
डॉक्ट्राइन दी, वॉर डॉक्ट्राइन, इसको कहते हैं स्लीफन प्लान। ओके स्टूडेंट, स्लीफन प्लान क्या था? जर्मन्स ने डिसाइड किया कि अगर नेक्स्ट लड़ाई होगी और टू फ्रंट होती है तो पहले किसको क्रश करेंगे? यस, तो पहले फ्रांस को क्रश करेंगे। और फ्रांस को क्रश कहां से करेंगे? बेल्जियम से होकर। फ्रांस को क्रश करने के बाद अपनी आर्मी को मूव करेंगे रशियन बॉर्डर पर, क्योंकि इनको पता था जर्मन्स को कि रशियन जो है वो उनकी जो आर्मी है इनडिसिप्लिन्ड आर्मी है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और उनको बॉर्डर तक आने में टाइम लग जाएगा। बट उन्होंने प्लान बी भी बनाया कि अगर रशियन जल्दी आ जाते हैं तो क्या होगा। दैट्स वाई अब उन्होंने सोचा कि अगर रशियन जल्दी आ गए तो उसके लिए उनको जरूरत होगी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की, एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर रशिया को रोक लेगा जिस टाइम तक जर्मन नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा 1 वीक और 2 वीक तक तो आराम से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर रशिया को रोक सकता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो इस स्लीपन प्लान अगर इसको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए मस्ट है रशिया का सपोर्ट। ओके सॉरी, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट। किसके अगेंस्ट? रशिया। तो यहां पर आप देखेंगे स्लीफन प्लान के सक्सेस होने के लिए ऑस्ट्रिया जो है मस्ट है, और दैट्स वाई जर्मनी किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा, और ऑस्ट्रिया को ये बात पता है, और इसलिए ऑस्ट्रिया ने जो भी उसका जो है कम्युनिकेशन हुआ था विद सर्बिया वो किसको भेजा था? जर्मनी। और जर्मनी ने क्या लिखा था लास्ट में? वी विल सपोर्ट यू। उसको कहते हैं ब्लैंक चेक देना। तो स्लीफन प्लान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जर्मनी का इश्यू आपको समझ में आ गया होगा। जर्मनी किसी भी कीमत पर किसको जाकर सपोर्ट करेगा? ऑस्ट्रिया। एंड रशिया पैन स्लाविज्म का लीडर अपने आप को मानता है, एंड दैट्स वाई वो मानता है कि जो सर्बिया है उसका छोटा भाई है। और दैट्स वाई जब ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर तो रशिया का जो किंग है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है मोबिलाइजेशन का। अब जर्मन को समझिए, जर्मन जो है वो तो ये मानकर चल रहे हैं ना कि पहले फ्रांस को क्रश करना है। अब फ्रांस को अगर पहले क्रश करना है, और आपने सोचा था कि रशियंस को बॉर्डर तक आने में टाइम लग जाएगा, बट रशियंस ने सबसे पहले बोल दिया मोबिलाइजेशन, तो जर्मनी का स्लीफन प्लान खतरे में पड़ गया था। तो समझिए सीक्वेंस को, ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया के ऊपर, रशिया ने ऑर्डर दिया आर्मी को पार्शियल मोबिलाइजेशन, जर्मन्स ने रशियंस को थ्रेट किया कि अपनी जो मोबिलाइजेशन है उसको बंद कर दीजिए, रशियंस नहीं मानते हैं, देन जर्मन्स वॉर डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट रशियंस, बट अटैक किस पर करते हैं? फ्रांस। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्लीफन प्लान। बिकॉज उनको क्लियर था कि पहले फ्रांस को क्रश करना है और फिर किसको क्रश करना है? रशिया को। ठीक है इतना स्टूडेंट, अभी क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। अब जब ये जर्मन्स का अटैक होता है तो कहां से होकर होता है? बेल्जियम। इधर जो है आप देखेंगे स्टूडेंट जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन पहले से सोच रहा है कि भाई जो है हमें किसी भी कीमत पर बेल्जियम को बचाना होगा। बेल्जियम प्रोटेक्टोरेट है ब्रिटेन का, याद रखना। तो बेल्जियम किसका प्रोटेक्टोरेट है? ब्रिटेन का प्रोटेक्टोरेट है। मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं पूरे यूरोप में जिन पर बिग पावर्स ये क्लेम करते हैं कि वो हमारे प्रोटेक्शन के अंडर में है। तो जब बेल्जियम से होकर अटैक हुआ तो ब्रिटेन यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाता है स्टूडेंट? एकदम से एक्टिव हो जाता है, और ब्रिटेन ने अपनी फोर्सेस को कहां भेज दिया? फ्रांस। तो ब्रिटेन ने अपनी फोर्सेस को फ्रांस भेज दिया, और जर्मनी का जो ऑब्जेक्टिव था फ्रांस को बहुत जल्दी क्रश करना वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और ये वॉर फिर बहुत लंबी चलती है। तो इस टाइप से आप देखेंगे जर्मनी वो सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रिया को, ओके, एंड रशिया वो सपोर्ट करेगा सर्बिया को। तो यहाँ पे एक लाइन बोली जाती है कि जो डॉग की टेल है उसने डॉग को वॉर में खींच लिया। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? यहाँ पर टेल कौन है? तो एक तरफ है सर्बिया, सर्बिया किसको खींच रहा है वॉर में? समझ में आ गया आपको? रशिया। एंड दूसरी तरफ है ऑस्ट्रिया जो जर्मनी को खींचा है। तो ऑस्ट्रिया टेल हो गई, पूछ हो गई डॉग की, एंड डॉग कौन हो गया? जर्मनी। इस टाइप से ये पावर्स आ जाती हैं। ब्रिटेन क्यों आ रहा है? बिकॉज ब्रिटेन पहले भी आप देखेंगे फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है, एंड ब्रिटेन और फ्रांस इस टाइम पर फ्रेंड बन चुके थे। उनके बीच में 1904 में एक ट्रीटी साइन हो गई थी। इस ट्रीटी का नाम है स्टूडेंट याद रखना ऑन्टॉन्ट कॉर्डियल, CORDIALE, ऑन्टॉन्ट बोलते हैं इसको, ऑन्टॉन्ट कॉर्डियल। ये साइन हो गया था, एंड इसमें ब्रिटेन और फ्रांस साथ में आ गए थे। अच्छा, जर्मन किंग जो था, जो पहले प्रशा का किंग था, विलियम टू, वो जब ये ट्रीटी साइन हुई तो उस पर हंस रहा था 1904। वो कह रहा था कि यार ब्रिटेन और फ्रांस तो एटर्नल एनिमी है, वो कभी साथ में नहीं आ सकते। पर ब्रिटेन और फ्रांस की नजदीकियां बढ़ने लगी थी, और जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो ब्रिटेन ने किसको सपोर्ट कर दिया? फ्रांस को। और उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट जर्मनी का जो प्लान था कि फ्रांस को क्रश करना है और फिर रशियंस को अटैक करना है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 की पार्टीज को देखते हैं। तो एक तरफ है एलाइज और ऑन्टॉन पावर्स, एंड सेकंड तरफ है सेंट्रल पावर्स। एलाइज में आप देखेंगे फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन,
इटली, इटली बाद में ज्वाइन करेगा 1915 में। उसके बाद यूएसए ज्वाइन करेगा 1917 में, वो भी हम डिस्कस करेंगे वाई। जापान, सर्बिया, बेल्जियम, ग्रीस, रोमानिया, पुर्तगाल एंड मॉन्टेनिग्रो। इधर आप देखेंगे सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एंड बल्गेरिया। तो आप देखेंगे स्टूडेंट सेंट्रल पावर्स एंड ऊपर वाली पावर्स को आप क्या कहते हैं, एलाइड पावर्स। तो एलाइड जो है वो मेन वर्ड यूज होता है। तो इस टाइप से ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ न्यूट्रल पावर्स हैं, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, अल्बानिया एंड अदर्स। इस टाइप से कुछ न्यूट्रल पावर्स हैं। तो अभी हमने देखा स्टूडेंट कि जो फ्रांस है एंड जो जर्मनी है इनमें क्या इशू था। सॉरी, फ्रांस एंड जर्मनी में इशू आपको समझ में आ गया। फ्रांस एंड जर्मनी क्या इशू रहा, जिस टाइम पर जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ आपने किसको जो ह्यूमिलेट किया, फ्रांस को। फ्रांस में नेशनल डिमांड है अल्सास लॉरेन वापस चाहिए, और दैट्स वाई यहां से दुश्मनी स्टार्ट हो रही है। 1871 से दुश्मनी स्टार्ट हो रही है बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, अब आप देखेंगे जब जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी स्टार्ट हुई तो फ्रांस जो है उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो फ्रांस रशिया की तरफ देख रहा है। बट रशिया थोड़ा सा इस टाइम पर घुमा रहा है सबको, और रशिया का क्लियर नहीं था कि वो क्या करने वाला है। बट जब वॉर स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे सर्बियंस को तो सपोर्ट करना ही है रशिया को। ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ पैन-स्लाविज्म, वो मानता है कि इसकी लीडरशिप उसके पास है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम देखेंगे स्टूडेंट ब्रिटेन। ब्रिटेन का ऐसा क्या रोल है, तो अब देखते हैं। 1871 में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो हम देखेंगे इस टाइम पर जो किंग था इसका नाम था विलियम वन। बट थोड़े टाइम के बाद ही विलियम टू जो है ये किंग बनता है जर्मनी का। विलियम टू एग्रेसिव बंदा था, और विलियम टू ने डिक्लेयर किया कि मुझे अपनी नेवी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना है। अब अगर आप अपनी नेवी को पावरफुल बनाएंगे तो ब्रिटेन को दिक्कत होगी, बिकॉज ब्रिटेन एक आइलैंड नेशन है। अब वो कह रहा है, ब्रिटेन सोच रहा है कि भाई आप तो ये कह रहे हैं कि आप जर्मनी की नेवी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएंगे, तो उससे तो हमें आप थ्रेट कर सकते हैं। तो ब्रिटेन यहाँ पर एक्टिव हुआ, और फिर आप देखते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में एक ट्रीटी साइन, सॉरी ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में एक ट्रीटी साइन करते हैं, और जो मैंने आपको नहीं बताया था ऑन्टॉन कॉर्डियल, और इस ऑन्टॉन कॉर्डियल के अंडर में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेप से आप देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस की नजदीकियां बढ़ने लगी। यूएसए क्यों ज्वाइन करता है, दो तीन इश्यूज हैं। अब आपको पता है, आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा है कि भाई जो गोरे हैं वो मेन ब्रिटेन से गए हैं, तो वैसे भी जो है सपोर्ट तो ब्रिटेन को ही था, एलाइड को था। बट यूएसए जो है न्यूट्रल था कि भाई हम किसी के साथ नहीं है, बट इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, वेपन दे रहा है, फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहा है एलाइज को। अब इश्यू ये आ रहा था कि जब यूएसए के ये शिप आते थे तो जर्मन इस टाइम पर इनके पास सबमरीन, इनको कहते हैं यू बोट। जर्मन के पास सबमरीन हैं, इनका नाम है यू बोट। जर्मन यू बोट, BOAT, यू बोट से अटैक करते थे ये सबमरीन से। देन स्टूडेंट बहुत सारे शिप जो है इन्होंने डुबो दिए थे, मर्चेंट शिप। ये जो शिप जब डूब रहे थे तो इसमें आप देखेंगे जब सिंक हो रहे हैं तो इसमें बहुत सारे अमेरिकन मारे जा रहे थे। अमेरिकन थ्रेट कर रहे हैं, बार बार वार्न कर रहे हैं जर्मनी को कि भाई ये आप अटैक बंद करिए। तो जर्मन कहते हैं हमें पता नहीं चलता है कि ये शिप जो है किसके हैं, क्योंकि बहुत सारे जो शिप होते हैं वो अपने बैनर को, फ्लैग को चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं हम तो अटैक करेंगे। दूसरा इश्यू ये आया कि जर्मनी ने मैक्सिको को एक टेलीग्राम भेजा और उसमें बोला कि हम एक अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट यूएसए। इसको कहते हैं जिम्मेरमर प्लान। ठीक है, जिम्मेरमर प्लान। और इसमें जर्मनी मैक्सिको के साथ अलायंस बनाना चाह रहा है अगेंस्ट यूएसए। तो जब इसको इंटरसेप्ट किया गया देन उसके बाद आप देखेंगे इसी टाइम पर लूसिटानिया नाम का एक शिप है जिसमें 250 अमेरिकन थे, उसको जर्मनी ने फिर से डुबो दिया। देन अमेरिका वॉर डिक्लेयर करता है अप्रैल में, तो अप्रैल 1917 में अमेरिका वॉर में आ जाता है। तो अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, जैसे हमने देखा कि पैन-स्लाविज्म क्या है, स्लीपन प्लान क्या था, वो सारा डिस्कस किया, अमेरिका वॉर में क्यों आया। अब यहाँ पर आता है एक और इश्यू, इटली। इटली जो है स्टूडेंट हम देखते हैं कि इटली जो था वो पहले तो ट्रिपल अलायंस एक साइन हुआ था जर्मनी के साथ, उसमें वो जर्मनी के साथ ट्रीटी कर लेता है। बट जब वॉर स्टार्ट होती है तो इटली मना कर देता है। इटली जर्मनी से कहता है कि जो हमारी ट्रीटी आपके साथ साइन हुई थी ट्रिपल अलायंस में, उसमें डिसाइड किया गया था कि जो अगर आपके ऊपर ऑफेंसिव अटैक होगा, मतलब किसी ने अटैक किया, देन हम आएंगे वॉर में। बट वो कह रहा है इटली की ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई तो आपने की है, मतलब आप जो है ऑफेंसिव पावर आप हैं, ये डिफेंसिव पावर नहीं है आप, तो इसलिए जब आप ऑफेंसिव पावर हैं तो हम आपको सपोर्ट एज सच नहीं कर सकते, वो ट्रीटी हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि ट्रीटी जो थी वो ये थी और इट साइन हुई थी जर्मनी के साथ, इसको कहते हैं ट्रिपल अलायंस। इसमें थे जर्मनी, इसमें था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और इसमें था इटली। ओके स्टूडेंट, तो ट्रिपल अलायंस बना था 1882 में।
तो 1882 में जब ये ट्रिपल अलायंस बना था तो इसमें इटली भी था, साथ में आप देखेंगे जर्मनी है, और साथ में क्या था, ऑस्ट्रिया था। तो यहाँ पर ये डिफेंसिव ट्रीटी थी कि आपके ऊपर अगर अटैक होगा देन मिलकर मुकाबला करेंगे। बट यहाँ पर इटली ये कहता है जब वॉर स्टार्ट होती है कि भाई ये डिफेंसिव ट्रीटी थी, ऑफेंसिव नहीं है, दैट्स व्हाई इटली ने मना कर दिया ज्वाइन करने से। तो जब इटली ने मना कर दिया तो ब्रिटेन मतलब एलाइड एंड सेंट्रल पावर्स दोनों इटली को अपनी तरफ लाना चाह रहे थे कि भाई आइए हमें ज्वाइन करिए। इटली ने कुछ डिमांड्स रख दी, वो जो डिमांड्स है ब्रिटेन ने बोला कि हम उनको पूरा कर देंगे। मतलब बहुत सारे ऐसी टेरिटरीज हैं, ऐसे एरियाज हैं जो इटली मांग रहा है कि हमें ये चाहिए, तो ब्रिटेन ने बोला हम सारे दे देंगे आपको, आप जाओ हमारी तरफ से आ जाओ। देन इटली ज्वाइन करता है वॉर को एलाइड पावर्स की तरफ से 1915 में। बट ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटेन और इटली में, और उसके बाद इटली ज्वाइन करता है एलाइड पावर्स को, ये ट्रीटी बाद में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वुड्रो विल्सन ने मानने से मना कर दिया था। और यही वही वुड्रो विल्सन है जिनके कहने पर बाद में लीग ऑफ नेशंस बनी थी, बट अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन ही नहीं किया था। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से समझिए। तो मेन पावर्स मैंने आपको बताई है। जापान को देखते हैं। जापान एज सच इन्वॉल्व नहीं था, बट हाँ पैसिफिक में इसका रोल है जापान का, और जापान भी किसकी तरफ से लड़ा था, जापान भी लड़ा था ब्रिटेन की तरफ से। तो फिर से एलाइड पावर्स को देखिए, और आपको ये पता होना चाहिए फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, इटली, यूएसए, जापान, सर्बिया, बेल्जियम, ग्रीस, रोमानिया, पुर्तगाल, मॉन्टेनिग्रो। जिसमें से जापान से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भाई जापान किस तरफ से लड़ा था। इटली से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इधर बात करते हैं ऑटोमन्स। तो ऑटोमन की दुश्मनी तो वैसे ही रशिया से चल रही है, और ऑटोमन्स को एक क्लियर था कि ये लास्ट चांस है, अदरवाइज अब उनकी पावर बहुत ज्यादा वीक हो रही है, उनको सर्वाइवल के लिए कुछ करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऑटोमन लीडर जर्मन्स को पसंद करते थे, ये भी एक इशू था। और नेक्स्ट इशू ये भी था कि ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी किसके साथ थी, रशिया के साथ। और दैट्स वाई ऑटोमन एम्पायर किधर से एंट्री करते हैं, सेंट्रल पावर्स। जब ऑटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट में टर्की है, इन्होंने सेंट्रल पावर्स की तरफ से एंट्री करी, तो इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बिकॉज इंडिया में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो ऑटोमन के लीडर को अपना खलीफा मानते हैं, CALIPH, कैलिफ या खलीफा। और मे भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जब ये वॉर खत्म हुई थी तो ऑटोमन के इश्यू को लेकर ही इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसको बाद में आप NCM कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, ऑटोमन जो है वो किसकी तरफ से एंट्री करते हैं, सेंट्रल पावर्स। अब जैसे सेंट्रल पावर्स की तरफ से ऑटोमन्स ने एंट्री करी, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम खास तौर से, ये ब्रिटेन के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब इंडिया को देखिए, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो ब्रिटेन के अगेंस्ट हो रही है, वो कह रही है कि भाई आप जो है हमारे अगेंस्ट, मतलब हमारे खलीफा के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो अब समझिए, तो यहाँ पर ऑटोमन जो है अरेबिया को कंट्रोल करते हैं, मक्का और मदीना जो है वो अरेबिया में है। ओके, अभी सऊदी अरेबिया नहीं है, अरेबिया हम वर्ड यूज कर रहे हैं। अब ये अरेबिया को कंट्रोल करते हैं, मक्का मदीना अरेबिया में। तो दैट्स वाई मुस्लिम्स की जो प्रायोरिटी है वो ऑटोमन एम्पायर है, अरेबिया है, और अरेबिया किसका पार्ट है, ऑटोमन्स का। बट जब ये ऑटोमन हार जाएंगे वॉर में और उनको डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, और प्रेजेंट में जो इशू चल रहा है ये वाला, इजराइल वाला, सीरिया वाला, लेबनान वाला, ये सब पहले किसके पार्ट थे, ऑटोमन्स के। इवन इराक हो गया, पैलेस्टीन हो गया, सब ऑटोमन्स के पार्ट थे। अरेबिया भी इनका का पार्ट था, इजिप्ट भी एक टाइम पर इनका पार्ट होता था। तो हम देखेंगे स्टूडेंट, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे ऑटोमन्स का जो इशू है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। तो इस टाइप से ऑटोमन्स भी किसकी तरफ से एंट्री करते हैं, ये जर्मनी की तरफ से एंट्री करते हैं। और ब्रिटेन में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं ब्रिटेन से, और इवन इंडिया में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो नाराज हो जाते हैं ब्रिटेन से। और इंडिया में फिर आप देखेंगे जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, और कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में एक पैक्ट साइन होता है 1916 में, उसका नाम है लखनऊ पैक्ट। और उसके बाद हम देखते हैं 1920 में NCM लॉन्च होता है, उसका मेन इशू क्या था, खिलाफत, मतलब खलीफा को बचाना। ओके स्टूडेंट, तो हम देखेंगे ये दो मेन पावर्स हो जाती हैं। फिर से देखिए, एलाइड पावर्स, ऑन्टोन पावर्स, एंड सेकंड सेंट्रल पावर्स। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी उसमें एक वर्ड तो एलाइड रहेगा, बट यहाँ पर सेंट्रल की जगह एक्सिस पावर जो है वर्ड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कंट्रीज चेंज हो जाएंगे, बट हाँ वर्ड आएगा एक्सिस, और पहले वाले का नाम क्या रहेगा, एलाइड ही रहेगा। बट कुछ कंट्रीज जो है साइड बदल लेंगे, पाला बदल लेंगे। तो स्टेप से फिर से देखिए, पैन स्लाविज्म। ओके, दूसरा हमने डिस्कस किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के टाइम पर क्या इशू आया, जर्मनी और फ्रांस कैसे दुश्मन बनते हैं, ब्रिटेन का क्या रोल रहता है, इटली क्यों ज्वाइन करता है, अमेरिका क्यों ज्वाइन करता है। तो इस टाइप से स्टूडेंट आप देखेंगे ये वॉर स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1। तो ये केवल यूरोप में नहीं लड़ी जा रही है, आप देखिए एशिया तक पहुंच चुकी है, ये आप देखेंगे अमेरिका तक पहुंच चुकी है, अफ्रीका में लड़ाई हो रही है, और दैट्स इसका क्या नाम है, वर्ल्ड वॉर 1। तो ये मेन कॉजेज मैंने आपको डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट, अभी जो है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो बैटल्स हुई हैं
और वॉर के बाद फिर क्या होगा, कौन सी ट्रीटी साइन होंगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रीटी जो सबसे ज्यादा फेमस रहेगी वॉर के बाद वो है ट्रीटी ऑफ वर्साई या वर्सलीज आप इसको कहते हैं, ये मेन रहेगी, इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड सेकंड जो ट्रीटी साइन हुई है वो हमें डिस्कस करनी है। ओके, थैंक यू।